नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा, निवेश एवं कमाई के असली तरीके के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो नए उद्यमियों के लिए कम जोखिम और ज्यादा भरोसे का रास्ता माना जाता है। आज का विषय है भारत में फ्रेंचाइजी व्यवसाय, सुरक्षित उद्यमिता की राह। दोस्तों, अक्सर नया बिजनेस शुरू करते समय सबसे बड़ा डर होता है, क्या यह चलेगा, ग्राहक मिलेंगे या नहीं। यहीं पर फ्रेंचाइजी मॉडल एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है। जब आप किसी स्थापित ब्रांड के नाम, अनुभव और कार्यप्रणाली के साथ अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो जोखिम अपने आप काफी हद तक कम हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है और यह कैसे काम करता है। अमूल, पतंजलि और सबवे जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स में निवेश और संभावित रिटर्न की तुलना, आरओआई यानी निवेश पर रिटर्न को कैसे समझें और आंकें, सही लोकेशन चुनने और ब्रांड गाइडलाइंस का महत्व, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट और कानूनी समझौते से जुड़ी जरूरी बातें, और वे सावधानियां जो आपको नुकसान से बचा सकती हैं अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह नए प्रयोग से घबराते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्रेंचाइजी व्यवसाय की इस समझदारी भरी यात्रा। अपना खुद का बॉस बनने का सपना, लेकिन एक नया ब्रांड बनाने और लोगों का भरोसा जीतने की जो चुनौती है, उससे डर भी लगता है। हाँ, और ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर कोई ऐसा कमाल का आइडिया जो किसी के पास ना हो। बिल्कुल, लेकिन हमारे आज के स्रोत में इसी दुविधा का एक बड़ा दिलचस्प समाधान बताया गया है, फ्रेंचाइजी मॉडल। एक तीसरा रास्ता। हाँ, एक ऐसा रास्ता जहां सड़क पहले से बनी हुई है, आपको बस उस पर गाड़ी चलानी है। हमारी ये सारी जानकारी एक विस्तृत लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है आलेख, फ्रेंचाइजी, ब्रांड की सफलता की लहर पर सवार होकर अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता कितना आसान है और इसमें गड्ढे कहाँ-कहाँ हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, मैं कहूंगा ये एक तरह की साझेदारी है। हम इसके हर पहलू को देखेंगे, फायदे, छिपे हुए जोखिम और वो रणनीतियां जो एक फ्रेंचाइजी को सफल बनाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं ये फ्रेंचाइजी आखिर है क्या, क्योंकि ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, भारी लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मशहूर शेफ की कोई सीक्रेट रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। वो शेफ यानी फ्रेंचाइजर, जो कि एक बड़ी स्थापित कंपनी है, वो आपको अपनी रेसिपी, अपना नाम और मतलब रेस्टोरेंट चलाने का पूरा तरीका इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। और बदले में मैं यानी फ्रेंचाइजी उस रेसिपी से खाना बनाकर अपनी दुकान चलाती हूँ और इसके लिए उन्हें एक फीस देती हूँ। एग्जैक्टली। मतलब पहले दिन से ही आपके पास एक ऐसा नाम है जिसे लोग जानते हैं और भरोसा करते हैं। आपको शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है। फ्रेंचाइजर को अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलती है बिना खुद हर जगह दुकान खोले, और फ्रेंचाइजी को ब्रांड की पहचान का फायदा मिलता है। बिल्कुल, और एक बने बनाए सिस्टम का भी। और यहीं पर ये लेख वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसमें भारत के कुछ ऐसे टॉप किफायती विकल्पों की सूची दी गई है जो बहुत ज्यादा निवेश नहीं मांगते। मतलब ये सपना अब सिर्फ करोड़पतियों के लिए नहीं है। हाँ, और इस लिस्ट में कुछ बहुत जाने माने नाम हैं। सबसे पहले तो अमूल का जिक्र है। अमूल निवेश सिर्फ 2 से 6 लाख रुपए के बीच, और सबसे बड़ी बात, कोई रॉयल्टी फीस नहीं। कोई रॉयल्टी नहीं, मतलब आपकी कमाई का कोई हिस्सा कंपनी को नहीं देना पड़ता। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और अमूल एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसी तरह का एक और भरोसेमंद स्वदेशी ब्रांड है पतंजलि। बिल्कुल, पतंजलि में निवेश थोड़ा ज्यादा है, करीब 7 से 15 लाख, लेकिन यहाँ आकर्षण का केंद्र है स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती हुई मांग।
ये एक अलग तरह की ग्राहक भावना से जोड़ा है। तो ये तो हो गए प्रोडक्ट वाले ब्रांड्स। लेकिन अगर किसी को दूध दही या सामान के स्टॉक में नहीं पड़ना हो तो कोई सर्विस वाला ऑप्शन है? तो उसके लिए लेख में एक सर्विस आधारित मॉडल का उदाहरण है, DTDC कुरियर। अच्छा। इसमें निवेश सिर्फ 1.5 से 2 लाख है और इन दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा फर्क इन्वेंट्री का है। अमूल में आपको दूध, दही, आइसक्रीम का स्टॉक रखना होगा, उसकी एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना होगा, जो कि एक सिरदर्द हो सकता है। हाँ। लेकिन DTDC में आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस है। ये छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। और फिर एक बिल्कुल ही अलग तरह का ब्रांड है MBA चाय वाला। निवेश 5 से 10 लाख। ये तो प्रोडक्ट से ज्यादा पर्सनैलिटी पर चलने वाला ब्रांड है। सही कहा, युवाओं में इसका जबरदस्त क्रेज है और ये एक दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक पर्सनल ब्रांड को फ्रेंचाइजी मॉडल में बदला जा सकता है। यहाँ लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, बल्कि उस कहानी और उस मूवमेंट से जुड़ने आते हैं। मार्केटिंग का आधा काम तो नाम ही कर देता है। बिल्कुल। और इस लिस्ट में ग्लोबल खिलाड़ी भी है, सबवे। हाँ, ये थोड़ा महंगा है, 30 से 60 लाख तक का निवेश। काफी महंगा है, लेकिन यहाँ आपको एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और उसके बिल्कुल सटीक सिस्टम का फायदा मिलता है। और हेल्दी फास्ट फूड की मांग भी शहरों में लगातार बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प कितने विविध हैं। एक तरफ कम निवेश वाला सर्विस मॉडल, दूसरी तरफ भरोसेमंद भारतीय प्रोडक्ट ब्रांड और तीसरी तरफ एक महंगा ग्लोबल फूड चेन। बिल्कुल। लेकिन किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी सवाल तो एक ही होता है, लगाया हुआ पैसा वापस कब और कितना आएगा, जिसे हम फैंसी भाषा में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI कहते हैं। और ये सवाल ही तय करता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं। लेख इस पर भी काफी रोशनी डालता है और यहीं पर असली कहानी छुपी है। हाँ, और अमूल का उदाहरण बहुत कमाल का है। लेख कहता है कि यहाँ मार्जिन यानी हर प्रोडक्ट पर मुनाफा बहुत कम है, सिर्फ 2 से 20% तक। ये सुनकर कोई भी सोच सकता है कि इसमें क्या कमाई होगी। क्योंकि ये अमूल है तो दिन भर में इतने ज्यादा ग्राहक आते हैं और इतनी ज्यादा बिक्री होती है कि कम मार्जिन के बावजूद कुल मुनाफा अच्छा बन जाता है। अच्छा। लेख के मुताबिक निवेश 12 से 18 महीनों में वापस आ सकता है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंचाइजी चुनना सिर्फ निवेश की रकम देखने जैसा नहीं है। ये असल में ये चुनना है कि आप हर रोज किस तरह की समस्या को सुलझाना चाहती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। अमूल मॉडल में आपकी सबसे बड़ी चुनौती है सेल्स वॉल्यूम को बनाए रखना और इन्वेंट्री को मैनेज करना। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि स्टॉक कभी खत्म ना हो और कुछ भी एक्सपायर ना हो। ये एक ऑपरेशनल चुनौती है। हाँ, और इसके ठीक उलट फूड बिजनेस जैसे सबवे का उदाहरण लें, वहां मार्जिन 30 से 50% तक हो सकता है, जो सुनने में बहुत आकर्षक है। लेकिन वहां की चुनौती क्या है? वहां सबसे बड़ी चुनौती है सामान की बर्बादी यानी वेस्टेज। सब्जियां, ब्रेड, सॉस ये सब जल्दी खराब होते हैं। अगर आपने अंदाजा लगाने में गलती कर दी और ज्यादा सामान मंगा लिया तो वो सारा कचरे में जाएगा और आपका सारा मार्जिन खा जाएगा। तो यहाँ आपकी स्किल ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं, बल्कि सटीक फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल है। एग्जैक्टली। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ लगाऊं, बल्कि ये है कि मैं किस तरह की समस्या को सुलझाने में बेहतर हूँ। बिल्कुल। और इसी थियरी को असलियत में कैसे उतारा जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण लेख में दिया गया है। हाँ, सिद्धांतों से हटकर अब एक असली कहानी की बात करते हैं, क्योंकि कहानियां ही सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। ये कहानी है अमरावती के राहुल की। राहुल एक आम कॉलेज ग्रेजुएट थे, अपनी 9 से 5 की नौकरी से खुश नहीं थे और कुछ अपना करना चाहते थे। और उनकी चुनौती भी वही थी जो लाखों युवाओं की होती है, पूंजी। उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। उनकी कुल बचत सिर्फ 6 लाख रुपए थी। यही उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी बचत से अमूल आइसक्रीम पार्लर खोलने का फैसला किया, जो उनके बजट में फिट बैठ रहा था। लेकिन वो सिर्फ ब्रांड के भरोसे नहीं बैठे। नहीं, उन्होंने वो किया जो एक स्मार्ट उद्यमी करता है। उन्होंने 2 बहुत जरूरी काम किए। पहला, लोकेशन। उन्होंने अपनी दुकान एक स्कूल और एक पार्क के पास खोली। ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें पता था कि उनके टारगेट ग्राहक, बच्चे और परिवार उन्हें कहाँ मिलेंगे। और दूसरा काम जो आज के दौर में सबसे जरूरी है, मार्केटिंग। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ अमूल का बोर्ड लगाकर ग्राहकों का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल नहीं। लेख बताता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स का जोर शोर से इस्तेमाल किया, अपनी दुकान के छोटे छोटे वीडियो बनाए, ऑफर्स के बारे में बताया और स्थानीय लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। और नतीजा, अमूल के ब्रांड नाम और राहुल की अपनी मेहनत का कॉकटेल काम कर गया। लेख के अनुसार आज वो हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। साल के 10 लाख रुपए से भी ज्यादा।
ये वाकई कमाल है। बहुत कमाल है। ये कहानी साबित करती है कि फ्रेंचाइजी सिर्फ पैसा लगाकर भूल जाने वाला मॉडल नहीं है। ब्रांड आपको एक शुरुआत देता है, लेकिन रेस आपको खुद ही जीतनी पड़ती है। हाँ, राहुल की कहानी प्रेरणा देती है, लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि फ्रेंचाइजी लेना सफलता की कोई जादुई छड़ी नहीं है। बहुत से लोग असफल भी होते हैं। सफलता के लिए कुछ खास रणनीतियों और जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए उन रणनीतियों पर बात करते हैं। लेख में 5 मुख्य मंत्र दिए गए हैं। पहला तो वही है जो राहुल ने किया, सही स्थान का चुनाव। जैसा कि कहा जाता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और ये सिर्फ भीड़-भाड़ वाली जगह होने के बारे में नहीं है, ये सही तरह के भीड़ के बारे में है। एक डीटीडीसी कुरियर की दुकान किसी कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास ज्यादा चलेगी, जबकि एक अमूल पार्लर रिहायशी इलाका या पार्क के पास। आपको अपने ग्राहक को समझना होगा। बिल्कुल। दूसरा मंत्र है ब्रांड के नियमों का पूरी तरह से पालन करना। इसमें कोई समझौता नहीं। अगर डोमिनोज कहता है कि पिज्जा 20 मिनट में बनेगा, तो आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही होगा। हाँ, यही तो ब्रांड की पहचान है। और ये सुनने में आसान लगता है, पर कई बार मुश्किल होता है। हो सकता है आपको लगे कि आप इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी के सिस्टम को ही फॉलो करना होता है। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम राहुल की कहानी में भी बात कर रहे थे, स्थानीय मार्केटिंग। ये सोचना कि सबवे का बोर्ड देखकर ही भीड़ लग जाएगी, एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। आपको अपने इलाके में लोगों को बताना होगा कि आप यहाँ हैं। लेख में पम्फलेट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल सोशल मीडिया पेज पर प्रचार करने की सलाह दी गई है। आपको अपने मोहल्ले का लोकल हीरो बनना पड़ेगा। सही कहा। चौथा बिंदु इंसानी पहलू से जुड़ा है, स्टाफ का व्यवहार। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ग्राहक ब्रांड के नाम पर एक बार आता है, पर आपके स्टाफ के अच्छे व्यवहार की वजह से बार बार लौट कर आता है। ये बहुत सही बात है। आपका स्टाफ ही आपके बिजनेस का असली चेहरा है। और पांचवी और शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह है वर्किंग कैपिटल का इंतजाम। हाँ, इसका मतलब है शुरुआती कुछ महीनों के खर्चे जैसे किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, इन सब के लिए आपके पास अलग से पैसा होना चाहिए। कई अच्छे खासे बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास शुरुआती दौर में कैश फ्लो नहीं होता। ये तो हुई सफलता की बातें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जोखिम। और मुझे लगता है कि इन पर बात करना बहुत जरूरी है ताकि एक पूरी तस्वीर सामने आए। हाँ, और लेकिन जोखिमों के बारे में भी पूरी ईमानदारी से बताता है। इसमें 3 मुख्य जोखिमों का जिक्र है। पहला है रॉयल्टी फीस, जिसकी हमने अमूल के मामले में बात की थी कि वहां ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स में होती है। हाँ, ज्यादातर बड़ी कंपनियां आपके कुल मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 5 से 8% हर महीने लेती हैं, और ये फीस आपको देनी ही पड़ती है, चाहे आपको उस महीने फायदा हुआ हो या नुकसान। ये एक तयशुदा खर्च है। बिल्कुल। दूसरा जोखिम है सीमित स्वतंत्रता। आप बिजनेस के मालिक तो हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। सही कहा। यह सुनने में छोटा लगता है, पर सोचिए अगर आपके इलाके में कोई त्योहार है और आप एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चलाना चाहते हैं, तो शायद आपको पहले कंपनी से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप मेन्यू में अपनी कोई खास डिश नहीं जोड़ सकते। ये आपकी क्रिएटिविटी को बांध सकता है। हाँ। और तीसरा जोखिम, जो मुझे सबसे डरावना लगता है, वो ये है कि ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। वो है ब्रांड की मुख्य छवि पर आपकी निर्भरता। बिल्कुल। अगर मुख्य कंपनी यानी फ्रेंचाइजर किसी बड़े विवाद में फंस जाती है या सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कोई नेगेटिव कैंपेन चल जाता है, तो उसका सीधा असर आपकी दुकान पर पड़ेगा। लोग आपकी दुकान पर आना बंद कर सकते हैं, भले ही इसमें आपकी कोई गलती न हो। हाँ, आपका बिजनेस किसी और की गलतियों की वजह से डूब सकता है। ये सब सुनने के बाद अगर कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक्शन स्टेप्स क्या है? शुरुआत कहाँ से करे? लेख में इसका भी एक बहुत सीधा साधा रोड मैप दिया गया है। सबसे पहला कदम है ईमानदारी से अपना बजट तय करना। सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस नहीं, बल्कि दुकान का किराया, इंटीरियर और कम से कम 6 महीने की वर्किंग कैपिटल को जोड़कर। अच्छा। दूसरा कदम है अपनी रुचि का सेक्टर चुनना। क्या आपको लोगों से मिलना और बात करना पसंद है? तो फूड या रिटेल अच्छा हो सकता है। और अगर आप बैकएंड ऑपरेशंस में अच्छे हैं, तो शायद कुरियर या लॉजिस्टिक्स बेहतर है। जिसमें आपकी रुचि होगी, उसमें आप ज्यादा मेहनत और लगन से काम कर पाएंगे। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सही जानकारी जुटाना। लेख साफ साफ चेतावनी देता है कि हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही संपर्क करें। हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर 50,000 में अमूल फ्रेंचाइजी पाएं जैसे फेक विज्ञापनों से सावधान रहें। और चौथा स्टेप, जो मुझे लगता है कि सबसे समझदारी भरा है,
वो एक तरह का रियलिटी चेक है। उस ब्रांड के किसी मौजूदा फ्रेंचाइजी मालिक से मिलें, ये बहुत जरूरी है। उनकी दुकान पर एक ग्राहक बनकर जाएं, देखें कि काम कैसे होता है और फिर उनसे बात करके उनका अनुभव जानें। हाँ, वो आपको जमीनी हकीकत बता सकते हैं जो शायद कंपनी का सेल्स मैनेजर आपको कभी नहीं बताएगा। वो आपको बताएंगे कि असल में रोज को चुनौतियां क्या हैं और कंपनी से कितना सपोर्ट मिलता है। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, एग्रीमेंट। उस पर आंख बंद करके साइन ना करें। बिल्कुल नहीं। उसे किसी अच्छे वकील को दिखाएं। कानूनी कागजात में बहुत सी छिपी हुई शर्तें हो सकती हैं। ये एक बड़ा फैसला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? फ्रेंचाइजी मॉडल उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। हाँ, ये एक बनी बनाई सड़क पर चलने जैसा है। हाँ, सड़क बनी बनाई है, लेकिन उस पर ट्रैफिक कितना होगा, मौसम कैसा रहेगा और गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत कब पड़ेगी, ये सब आपको खुद ही देखना पड़ता है। लेकिन ये स्पष्ट करता है कि ये एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन यह आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। सफलता अंततः आपकी अपनी मेहनत और समझ पर ही निर्भर करती है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब आप एक स्थापित ब्रांड का नाम इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं या एक मैनेजर? अच्छा सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी दुकान के मालिक हैं, आप निवेश करती हैं, आप टीम मैनेज करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको कंपनी के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। जैसा हमने देखा, राहुल की सफलता में अमूल के ब्रांड और उसकी अपनी स्थानीय मार्केटिंग की सूझबूझ दोनों का हाथ था। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि एक सफल फ्रेंचाइजी में ब्रांड की ताकत और एक उद्यमी की अपनी मेहनत और अक्ल का सही अनुपात क्या होता है। जी, ये शायद हर ब्रांड और हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। भारत में फ्रेंचाइजी व्यवसाय, सुरक्षित उद्यमिता की राह। आज हमने समझा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस सिर्फ एक दुकान या आउटलेट नहीं, बल्कि एक आजमाया हुआ बिजनेस सिस्टम होता है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आप ब्रांड का चयन सोच समझकर करें, निवेश और संभावित रिटर्न की गणना साफ साफ करें, लोकेशन और ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें, और किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझें। फ्रेंचाइजी कम जोखिम जरूर है, लेकिन बिना जानकारी के किया गया निवेश कभी भी जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको एक स्थिर और लाभदायक व्यवसाय की ओर ले जा सकता है। अगर यह एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसा से पैसा को फॉलो करें। हम हर शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं निवेश और कमाई से जुड़े ऐसे ही भरोसेमंद और व्यावहारिक विषय। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, सही बिजनेस वही है जिसमें जोखिम कम और समझदारी ज्यादा हो। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए भी तैयार कर सकता हूं